वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, 35 साल पहले इन्हीं दिनों बहुत ही दर्दनाक और खूनरेज वाकयात हुए जब मेरठ और फतेहपुर के जेलों में 12 मुसलमानों को, मलियाना में कम से कम 80 और हाशिमपुरा के 42 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये तमाम कत्लेआम कब और कैसे हुआ, मीडिया, पुलिस, सीआईडी, गवर्नमेंट और कोर्ट का इन केसेस में क्या रोल था, इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को और अपने सर्किल में इसे ज़रूर शेयर करें। अप्रैल, मई, जून 1987 में मेरठ में खौफनाक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों में 350 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सबसे पहले इन कत्लेआमों का पस मंज़र और इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। साल 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया जाता है, जिसके बाद ही पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। ये टेंस माहौल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमानों के कत्लेआम पर आकर के रुकता है। एक चशमदीद कहते हैं कि 87 की रिपोर्ट के मुताबिक जो मशहूर है वो हाशिमपुरा है या मलियाना है, लेकिन इसके अलावा भी वो पॉकेट्स हैं कि अगर उनकी डिटेल्स आपके सामने तो दिल दहल जाए। वो बस्तियां मौजूद हैं भी जहां पूरी बस्ती पर ऐसा हमला किया गया कि एक मकान की छत तक बाकी नहीं रही। कत्ल हुए, गारत हुए, मकान लूटे गए, आग लगाई गई। सबसे पहले हाशिमपुरा कत्लेआम पर बात करते हैं। 17 मई से शहर में वायलेंस हो रहा था, इसीलिए 19 मई को मेरठ में कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है। 60,000 लोकल पुलिस और 11 प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी बटालियन यानी पीएससी बटालियन को और आर्मी को ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात कर दिया जाता है। 22 मई 1987 जुमा का दिन था। रमज़ान का महीना था, अलवदे का दिन भी था। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क़यामत का दिन था, क़यामत का। हाशिमपुरा कत्लेआम के केस में जिस जर्नलिस्ट के फोटोग्राफ सबसे अहम सबूत बने, जो इस पूरे मामले के चशमदीद थे, प्रवीण जैन, उनको सुनिए। और एक मुस्लिम इलाका जो स्ट्रीट थी, वहाँ से मुस्लिम्स को निकाला जा रहा है और आर्मी सर्च कर रही है वहाँ पर। पूरा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन नो फोटोग्राफर वाज अलाउड। लोकल 2-3 फोटोग्राफर्स बाहर खड़े हुए थे। तो सडनली आई हाइड माई कैमरा और मैं अंदर गया और देखा तो वहाँ पर आर्मी छतों के ऊपर है। औरतें वहाँ पर जो लेडीज़ थी वो रो रही थी, देवर क्राइंग। उनके हस्बैंड, बच्चों और यंग बॉयज़ को लेके जा रहे थे आर्मी वाले, और पिटाई हो रही थी उनकी बटों से और डंडों से, हॉकी से, और जबकि वो बिल्कुल इनोसेंट थे। उस दिन हाशिमपुरा में पीएससी ने 644 मुसलमानों की अरेस्टिंग की, जिसमें से 45 से 50 लोगों को पीएससी के 41st बटालियन ऑफ सी कंपनी अपने साथ गंग नहर ले जाती है। In fact, after 8 p.m., 19 officers and jawans of the C Company of the 41st Battalion of the PSC abducted around 45 men from the age groups 16 to 30. Unarmed, most of them were actually young boys, they were teenage boys, unarmed, all Muslim, from this mohalla, and put them into a yellow-colored bus. Its number is URU 1493. Now, pursuant to their abduction, PSC truck rather was taken to a place called Gang Neher. वहां ले जाकर के पीएससी इनडिस्क्रिमिनेटली 1 by 1 करके मुसलमानों को नीचे उतार कर गोली मारती है, और फिर कुछ इशू के वजह से वहां से हिंडन कैनाल ट्रक ले जाकर के वहां फिर से लोगों को गोली मार कर नहर में फेंक देती है। वो लेकर के चला, जैसे गंग नहर पे गया और उसमें से एक आदमी को ना, जो साइड में बैठा था, उसको उतारा और सीने में गोली मार दिया। तो एकदम हंगामा हो गया, अरे ये तो मार रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो ऐसे उतार के गोली मारता गया और नहर पे फेंकता गया। खून ही खून हो गया था पूरे में। नीचे ज़मीन में फेंका, नीचे ज़मीन में फेंक के मेरे उन्होंने 1-2 पीएससी वालों ने मेरे यूँ हाथ पकड़े और एक ने जो था सामने से आके मेरे गोली मारी। उसके बाद में उन्होंने 2 पीएससी वालों ने मुझे पकड़ के नहर में फेंक दिया। जैसे मैंने हाथ पे चलाया तो मेरा झाड़ी मेरे हाथ में आ गई, और जैसे वो झाड़ी मेरे हाथ में आई तो मैंने जो था वहाँ उन झाड़ियों को पकड़ के मैं बैठ गया वहीं पे ही, और इतना हिस्सा मैंने बाहर किया। भागने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद वहाँ बाहर निकलता हूँ। निकलने के बाद मैंने जो देखा कि एक साहब थे, यासीन नाम था उनका, वो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। मैंने उनको जो बचाने की कोशिश करी तो मेरे जो उनके गोली लगी हुई थी, मैंने जो उनको यूं करके उठाया
तो उनके जो पेट फटा हुआ था उसके अंदर मेरा हाथ चले गया और उन्होंने दम दे दिया। बाबुद्दीन जो इस कत्लेआम में सर्वाइवर है वो एफआईआर रजिस्टर कराते हैं और फिर उनका केस सीबीसी सीआईडी को ट्रांसफर होता है, इसलिए कि अच्छे से इन्वेस्टिगेट हो सके। कत्लेआम के बाद कोर्ट और गवर्नमेंट का क्या रोल था उसके ऊपर बात करने से पहले मलियाना के बारे में जान लेते हैं। अगले दिन यानी 23 मई को पीएससी का मलियाना में भी हाशिमपुरा ही जैसा खतरनाक कत्लेआम करने का प्लान था, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। 23 मई को वहां भी पीएससी की योजना बताते यही है कि उसी तरह की थी कि जिस तरह से हाशिमपुरा से उठाया था लोगों को और कहीं दूर ले जाकर के मार दें। तो उन्होंने करीब 73 लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वो पीएससी की गोलियों से मारे गए। उनमें से काफी लोगों को वहीं एक कुएं में दफना दिया गया, बाकी लोगों को इधर उधर दफनाया गया और इस मुकदमे इस घटना की एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई। इसके जो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं याकूब, उनका कहना यह है कि 2-3 दिन बाद पुलिस वालों ने किसी चीज पर दस्तखत कराए और उसमें वो मलियाना के जो स्थानीय लोग थे हिंदू, उनके साथ दंगा होना दिखाया गया और पीएससी इसमें कहीं उसका कोई रोल नहीं आया। जबकि इस घटना के 3 दिन बाद ही जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर, उन्होंने कहा कि मलियाना में पीएससी की गोली से 10 लोग मारे गए हैं। 3 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि 12 लोग मारे गए हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन 35 लोगों के मारे जाने की पीएससी की गोली से की बात जिला प्रशासन ने कबूल की थी और वहां बाद में जो मरने वाले लोग थे उनके लोगों को मुआवजा भी दिया गया। 1 महीने के बाद में गुरशरण लाल श्रीवास्तव जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट भी 89 में दे दी थी। लेकिन मजेदार बात यह है और ये त्रासदी है हमारे इस देश की कि 34 साल हो गए, 800 तारीख उस मुकदमे में पड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी गवाह के साथ गवाही पूरी नहीं हुई है और अब तो वो एफआईआर भी गायब हो गई है जो जिस पे मुकदमा चला था। मुसलमानों के दुकान मकान को लूट लिया जाता है, जला दिया जाता है, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी उन जलते मकानों और दुकानों के आग में जिंदा जला दिया जाता है। पीएससी के इस 44th बटालियन को आरडी त्रिपाठी लीड करते हैं। आरडी त्रिपाठी और उनकी टीम इतने पर ही बस नहीं करते, बल्कि उनके लाशों को कुआं में डाल देते हैं और लाशें जल्दी डिकम्पोज हो जाए उसके लिए कुआं में वो फास्फोरस पाउडर और सॉल्ट यानी नमक डाल देते हैं। वहां पर लोगों को वहीं मार दिया गया, कुएं में डाल दिया गया। हाँ, और वहां उस कुएं के अंदर फास्फोरस पाउडर और नमक डाला गया ताकि बॉडीज जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाए। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट दिल्ली की 1989 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन द मीन टाइम जो लोग अरेस्ट हुए थे उन्हें पुलिस स्टेशन में जेलों में शदीद टॉर्चर किया जाता है। तलाशी के बहाने से हमारे आदमियों को गिरफ्तार करके ले गए थे। किसी के हाथ तोड़े, किसी के पांव तोड़े, किसी का सिर फाड़ा, किसी को लेकर नहर में डाल दिया, सभी कुछ कर दिया उन्होंने। मेरठ जेल में 5 और फतेहपुर जेल में 6 मुसलमानों को जेल के ऑफिसर्स और सजा याफ्ता जो कैदी हैं वो हमला करते हैं और मारते मारते मौत के घाट उतार देते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 117 लोग मारे जाते हैं, जबकि 159 लोग जख्मी होते हैं, जबकि 623 लोगों के मकान, 344 शॉप और दुकानें और 14 फैक्ट्रियां लूट ली जाती हैं, जला दी जाती हैं। अनऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 51 हिंदू और 295 मुसलमानों की जानें जाती हैं, जिसमें हाशिमपुरा, मलियाना और भी कुछ अनरिवील्ड मुसलमानों के कत्लेआम शामिल हैं। मलियाना केस में 800 तारीख पढ़ते हैं, सुनवाई होते हैं, जिसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो कत्लेआम हुआ मलियाना में उसकी एफआईआर की कॉपी ही खो जाती है। यानी कोर्ट को एफआईआर की कॉपी ही नहीं मिल पाई 800 सुनवाई के बाद। फतेहपुर और मेरठ के जेलों में हुए मुसलमानों के कत्लेआम में भी कोई इंसाफ नहीं हो पाता है और वो केसेस भी आज भी अदालतों के फाइल में कहीं गुम है। साथ ही जो 12 लोग मेरठ और फतेहगढ़ जेलों में मारे गए और जिनकी एफआईआर दर्ज हुई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निलंबित किए गए जेल के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, वो मुकदमा भी ठंडे बस्ते में पड़ गया और उनके परिवारजनों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हाशिमपुरा मामला जरा लाइमलाइट में आता है, इसीलिए यह केस अदालत में चल पाता है, मगर गवर्नमेंट, अदालत और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो पूरे कोर्ट के ट्रायल में बहुत ही अफसोसनाक है, जिसे मेरे ख्याल से मुसलमानों को समझना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है।
कभी मौका मिला तो फुर्सत से इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, मगर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि स्टेट और सेंटर दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और ये पूरा मामला यूपी के उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह के नज़र के सामने हो रहा था। हाशिमपुरा कत्लेआम के 2 दिन के बाद ये केस सीबीसी सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया जाता है। सीआईडी इस केस को बहुत ही ज्यादा घटिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें फैक्ट्स और एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सीआईडी जिसे इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया, उसने इतनी शॉर्टी, इतनी ख़राब, इतनी स्लॉपी इसका इन्वेस्टिगेशन किया कि बजाय एक्यूज्ड को उनका जो दोष था पिन पॉइंट करके उसका एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखने के, वो लगातार ऐसा करते रहे जिससे कि एक्यूज्ड उसमें बचें, अदालतों के मन में डाउट्स क्रिएट हों कि जिन लोगों को चार्जशीट किया गया है वही एक्यूज्ड हैं कि नहीं। 1996 केस में समहाउ चार्जशीट फाइल हो पाता है। याद रहे 45 लोगों का कत्लेआम हुआ था और चार्जशीट फाइल होने में 9 साल लग जाता है। फिर 1996 से 2000 तक यानी अगले 5 साल तक कोर्ट 23 मरतबा वारंट जारी करती है कि अक्यूज कोर्ट में अपीयर हों, लेकिन वो नहीं अपीयर होते हैं और लास्ट में नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। तब जाकर के सारे एक्यूज कोर्ट में हाजिर होते हैं और उन्हें ऑटोमेटिकली बेल मिल जाता है। From 1996 to 2000, these men refused to appear before the court till non-bailable warrants of arrest are issued and they finally enter appearance and they're automatically granted bail. 18 मई 2006 को इन एक्यूज लोगों पर मर्डर चार्ज फ्रेम किया जाता है। याद कीजिए, यह मामले को अब 19 साल से ज्यादा होने लग रहा है। 19 साल के बाद मर्डर चार्ज फ्रेम होता है। फिर 2015 में सब एक्यूज बाइज्जत रिहा कर दिए जाते हैं। Men from the Provincial Armed Constabulary, the PAC, many of whom were later posted with the state police and continue to be employed there. 28 years later, all 16 accused were let off by a court over the weekend for lack of evidence. वैसे तो कोर्ट के इतने ऑनेस्ट जजमेंट के कई सारे फैक्टर्स हैं, मगर रेबेका जॉन जो सीबीसी सीआईडी को इसके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानती हैं। There are registers. Every time a group of policemen walk out of a police station, there is a Ravangi register. There is a register which itemizes the arms and ammunitions that have been given to them. There is similarly a register which records their coming back into the station. These were never produced. In fact, these were destroyed. Destroyed even before the trial was transferred to Delhi. बाद में कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जहां 32 साल के बाद जो एक्यूज जिंदा रह गए थे उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। लोग इसे इंसाफ और जस्टिस कह रहे हैं, मगर मैं सोच रहा हूं कि मुसलमानों के कत्लेआम का माइंडसेट रखने वाले, मुसलमानों को कत्लेआम करने वाले ये पीएससी के लोग ड्यूटी पर और कितने मुसलमानों को अपने नफरत का शिकार बनाए होंगे। आप ये देखें कि इन 32 सालों में ये पीएससी के जवान ड्यूटी पर थे, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज से फायदा उठा रहे थे और 32 साल के बाद अब जब नाम मात्र के लिए इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है तो लोग इसे इंसाफ समझ रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? वाकई इंसाफ है? 9 आदमी निकले थे घर में से हमारे, उनमें 9 में 6 आ गए, 3 वहीं के वहीं रह गए। उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, बाहर चला के कुछ बात पूछनी है। आज 2 मिनट हो रही, 30 साल हो चुके। ये 24 घंटे यही बात चलती है हमारी। तो हमारी अम्मी रोती हैं हर वक्त, 24 घंटे अपने बेटे को याद करके रोती हैं। ये हर वक्त रोते हैं। क्या पता हमें, उसकी तो याद हमें आज तक खटके है। ईद आती है, हम चारों बहनें कोई कपड़ा नहीं पहनते। क्या जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खोई, बूढ़े बाप ने अपने नौजवान बेटे को, बुढ़ापे के साय को, मासूम बच्चे ने अपने फादर को, नौजवान औरतों ने अपने हस्बैंड को खोया, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या आप उनके आंख में आंख डाल करके कह सकते हैं कि हाँ हमने इंसाफ किया? जबकि मुजरिमीन में से, अक्यूज्ड में से जिन लोगों को सज़ा मिली वो 32 साल तक न सिर्फ आज़ाद घूमते रहे बल्कि ड्यूटी पर थे। उनको बचाने वाले सीआईडी, पुलिस, गवर्नमेंट, अदालत सब आज़ाद घूम रही है। क्या यह इंसाफ है या इंसाफ के नाम पर मजाक है? और अगर दंगे में, क्लैश में, झगड़े में ये लोग मारे जाते तो समझ आती थी। यहाँ तो जिनको हिफाजत की जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने ही मारा था। जो गवर्नमेंट के पुलिसकर्मी हैं, जो हमारी हेल्थ व्यवस्था से गवर्नमेंट ने बनाई है पुलिस, उसी पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इस तरह तो अगर मुसलमानों को ऐसे ही मारना है तो ये दंगे कराने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। दंगे मत कराइए आप, बस 100 पीएससी वाले भेज दो किसी मुसलमानी महल्ले में, वो घुसेंगे और सबको मार देंगे, सब मुसलमान मर जाएंगे इंडिया से, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूरा।
बहरहाल जिन मुसलमानों को उनके मुसलमान होने की वजह से, आइडेंटिटी रीज़न की वजह से मारा गया, वो सब शहीद हैं और अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गए। और जिन आतंकवादियों ने उनका कत्लेआम किया, चाहे वो गोली चलाने वाले हों या CID वाले हों जिन्होंने उनको बचाया, या वो अदालतें या वो हुकूमतें जिन्होंने उन जालिमों को बचाकर जालिमों को साथ दे करके खुद जालिम बन गए, वो याद रखें ये सब यहाँ तो इंसाफ न कर सकें, मगर कुरान में है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, कि अल्लाह मोमियों से कहता है कि तुम ऐसा न समझो कि ये जो जालिम जुल्म कर रहे हैं अल्लाह इनसे बेखबर है, बल्कि इनके लिए एक क़यामत का दिन है जब उनके लिए शदीद अजाब होगा और बहुत बुरा रुसवाई होगा। ये और बात है कि हम सब गुनाहगार हैं और ख़ताकार हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और हम सब न इनको इंसाफ दिला पाए न इंसाफ कर पाए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।